नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज का अपना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चिंतन, अधिगम और अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का अपना प्रश्न है, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? अपने पास विकल्प है सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, सीखने की पुनः व्याख्या से, या फिर कोई नहीं। हल का जो सिद्धांत है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा सीखने की व्याख्या करने के सबलीकरण से, यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल ने। क्लार्क हल ने कौन सिद्धांत दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तो अपने इसका सही जवाब होगा सीखने की व्याख्या करने के सबलीकरण से। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां यानी कि वैकेंसीज नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी करता है, यह अधिगम सिद्धांत है। यानी कि कोई प्रतियोगी है, छात्र है जो रिक्त यानी वैकेंसी नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी करता है, यह अधिगम सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपक, गेस्टाल्टवादी, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है अनुक्रिया उद्दीपक। विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पटवारी बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है, किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है, यह अधिगम सिद्धांत है। प्रश्न एक बार दोबारा सुनिए कि एक व्यक्ति पटवारी बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है, किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है, तो यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? अपने पास विकल्प है सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार, क्षेत्र सिद्धांत, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। तो साथियों, इसका सही जवाब है क्षेत्र का सिद्धांत, क्षेत्रवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उद्दीपन के बाद स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्राव बंद कर देता है, यह कहा जाएगा विलोपन, सामान्यीकरण, अवरोध, या फिर विभेदन। तो इसका सही जवाब होगा ए, विलोपन। अपना अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित निर्देशन ने अपनी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में किस अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई? विकल्प है उद्दीपन अनुक्रिया, क्षेत्र सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन। तो अपना सही जवाब है अनुक्रिया उद्दीपन। विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है, किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? यानी किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर उसके बाद उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होगा, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? अपने पास विकल्प है सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूप्त अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया, या फिर गेस्टाल्टवादी। तो इसका सही जवाब होगा गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को समग्राकार सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं वर्दिमर कोफका। अगला प्रश्न है, रटे रटाए ज्ञान को ग्रहण करने अथवा दूसरे के बनाए रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपना मार्ग स्वयं ढूंढकर स्वयं खोज करके अधिगम करने पर किस सिद्धांत ने बल दिया है? अपने पास विकल्प है शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, प्रयास त्रुटि, या फिर समग्राकृति। तो इसका सही जवाब है समग्राकृति। विकल्प नंबर 4 अपना सही है। समग्राकृति या फिर पूर्णाकार, गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को न तो पुरस्कार देना चाहिए और न ही किसी प्रकार का पुनर्बलन देना चाहिए, यह मत प्रतिपादित किया था मास्लो ने,
टोलमैन ने, कार्ल रॉजर्स ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो इसका सही जवाब है मास्लो ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत कौन सा है? क्षेत्र सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन, समग्र आकृतिवाद या फिर उपयुक्त सभी? यानी कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका अनुसरण करता है अपने समग्रवाद या फिर पूर्ण आकृतिवाद। तो उसका सी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अविश्वास, भय व मानसिक तनाव से मुक्त करवाने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? अविश्वास, भय और मानसिक तनाव से मुक्त कराने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? अपने पास विकल्प है प्रयास त्रुटि, सूझ या अंतर्दृष्टि, क्रिया प्रसूत सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन? तो इसका सही जवाब है शास्त्रीय अनुबंधन। विकल्प नंबर अपना चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम वातावरण यानी कि लर्निंग एनवायरनमेंट व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है। अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी? अपने पास विकल्प है टोलमैन ने, कुर्ट लेविन ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर C.L. हल ने? तो इसका सही जवाब है कुर्ट लेविन ने। बी अपना सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन कार्य हेतु न तो सहायता करता है और न ही बाधा पहुंचाता है तो यह स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि अब जैसे हमने कोई पहले कार्य सीखा है, वह कार्य जब हम कोई भी नया कार्य करते हैं तो उस कार्य में न तो बाधा बनता है और न ही हमारी सहायता करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कैसा स्थानांतरण कहेंगे? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य स्थानांतरण या फिर उपयुक्त सभी? तो ये कहलाएगा शून्य स्थानांतरण। विकल्प नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि ज्ञान पहले से ही छात्र की मानसिक संरचना में विद्यमान है? विकल्प है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब है निर्मितवाद। निर्मितवाद ये मानता है कि ज्ञान जो है पहले से छात्र की मानसिक संरचना में विद्यमान रहता है। तो अपना विकल्प नंबर सी, तो तीसरा विकल्प वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना किस अनुक्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर उपयुक्त सभी? तो साथियों, कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना ये जो है भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो विकल्प नंबर बी अपना सही है। अगला प्रश्न है, जोड़ने का ज्ञान गुणा करने में सहायक होना, यानी कि जोड़ने का जो ज्ञान है वो गुणा करने में सहायक होना किस प्रकार का स्थानांतरण है? क्षैतिज, क्रमिक, एक पक्षीय या फिर ऊर्ध्वाकार? तो इसका सही जवाब है क्रमिक। विकल्प नंबर बी अपना सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम की गति अधिक होने पर बनता है। अधिगम की गति अधिक होने पर किस प्रकार का वक्र बनता है? ऋणात्मक वक्र, धनात्मक वक्र, उपयुक्त दोनों या फिर समानांतर वक्र? तो अधिगम की गति अगर तीव्र होगी, अधिक होगी, तो इससे जो बनने वाला वक्र है वो होगा धनात्मक वक्र। विकल्प नंबर बी अपना सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम में उन्नति व अवनति के साथ कभी अधिगम पूर्णतया रुक जाता है, इसे कहते हैं? अधिगम में पठार, अधिगम बाधा, अधिगम प्रयास या अधिगम वक्र? तो अधिगम में
उन्नति या अवनति के साथ कभी अधिगम पूर्णतया ही रुक जाता है, यानी कभी कभी हम अधिगम करते हैं तो न तो उन्नति होती है और न ही अपनी अवनति होती है, अधिगम पूर्णतया से रुक जाता है, तो इसको हम कहेंगे अधिगम का पठार। अधिगम में बाधा या अधिगम का पठार हम इसको कहेंगे। तो विकल्प नंबर ए अपना सही है। अगला प्रश्न है, किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? थॉर्नडाइक, पेत्रोविच पावलोव, बीएफ स्किनर या फिर कोहलर? तो अपना सही विकल्प है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? अपने पास विकल्प है लिंग, बुद्धि, अध्यापक या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही जवाब होगा लिंग। लिंग जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, तो विकल्प नंबर ए अपना सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग लाना यह अधिगम का स्थानांतरण है। कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना यह अधिगम का किस प्रकार का स्थानांतरण है? क्रमिक, एक पक्षीय, द्विपक्षीय या फिर ऊर्ध्वाकार? तो इसका सही जवाब है एक पक्षीय। वह जो अपना विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जो कार्ल रोजर्स थे वो किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के। वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। विकल्प नंबर से अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अपने पास विकल्प है भागने की प्रवृत्ति होना, शांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का जो लक्षण है वो है अवधान संबंधी बाधा। विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है, सिखाने के नियम में थॉर्नडाइक ने अधिक महत्व दिया है। सिखाने के नियम में थॉर्नडाइक ने किसे सर्वाधिक महत्व दिया है? अभ्यास पर, आवृत्ति पर, प्रभाव पर या फिर तत्परता पर? तो इसका सही जवाब है प्रभाव पर। थॉर्नडाइक ने जो तुमने 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, उनमें से जो प्रभाव का नियम है उस नियम पर थॉर्नडाइक ने सर्वाधिक बल दिया है। यानी सिखाने के नियम में सर्वाधिक महत्व थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम पर दिया है। तो अगला प्रश्न है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? संयोजनवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्किनर ने, पावलोव ने, वाटसन ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो अपना जो संयोजनवाद का सिद्धांत है वो दिया था थॉर्नडाइक ने। तो विकल्प नंबर अपना 4 सही है। अगला प्रश्न है, एक बालक एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है। यानी कोई बालक है जो कि एक बार आग में जल जाता है तो पुनः वह आग से दूर रहता है। तो ये जो अपना सिद्धांत है किससे संबंधित है? प्रयास त्रुटि का सिद्धांत से, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। विकल्प नंबर बी अपना बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे नए नए वीडियो लेकर आएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।